कैसे हैं आप सब लोग। तो एक्चुअल में पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसका एक रीज़न था, घर में थोड़ा सा जहाँ पर मैं जिस रूम में मैं वीडियो बनाता हूँ उस रूम में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और यहाँ पर भी मैं अब अपने इंस्टीट्यूट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको यहाँ पर के बैकग्राउंड का थोड़ा सा जो नॉइस है, वो जो थोड़ा सा शोर है वो आपको आए वीडियोज़ में, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना, ठीक है। घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे यहाँ वीडियोज़ शूट करनी पड़ रही हैं। अच्छा, अब ये तो हुई नॉर्मल वाली बात। चलो अब अपनी काम की बात पे आते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 तक सारा अपना कर लिया था, ठीक है। चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया और चैप्टर 12 कर लिया था। मैंने आपको बोला था कि हम चैप्टर 12 के बाद जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर है? धातु एवं अधातु। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेन सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, ये हम स्टार्ट करते हैं तत्व से, ठीक है। ये तत्व क्या चीज़ होती है? देखो हमने 9th क्लास में पदार्थ के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पदार्थ के बारे में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था वहाँ पर कि सारे पदार्थ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब परमाणु अलग अलग पदार्थ के अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, तो अलग अलग चीज़ों के परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो तत्व होता है, तत्व के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु मिलेंगे ना। लेकिन अगर हम जल को तोड़ेंगे, जैसे मान लो ये जल है, तो जल में एक हाइड्रोजन का भी परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ये जो होगा ये हमारा तत्व नहीं होगा, इसे यौगिक कहा जाएगा। तत्व क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। तो ये तो हुई बेसिक सी बात जो तत्व की बात थी। चलो आगे करते हैं। अब हमारे अभी तक जो केमिस्ट्री है, अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने जाना है, हमारे साइंटिस्ट ने कुल मिलाकर 118 तत्व डिस्कवर कर दिए हैं। यानी कि 118 तत्वों की अभी तक खोज हुई है टोटल, जिसमें से 90 जो हैं वो हमारी धातु हैं, ठीक है। 90 क्या है? हमारी धातु हैं। और जो 22 है यहाँ पर 22 अधातु हैं और बाकी के जो 6 बच जाते हैं वो बचते हैं हमारे उपधातु, ठीक है। वो क्या होती है? उपधातु। अच्छा, ये वर्ड अगर किसी ने पहली बार सुना है तो उसको मैं बता देता हूँ। उपधातु एक ऐसा तत्व होता है जिसके पास धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं, ठीक है। तो ये बात कॉमन सी चीज़ है। उपधातु कोई ऐसी चीज़ होती है या ऐसा कोई तत्व होगा जिसके पास धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे। तो ये हमारी जो बेसिक चीज़ थी वो हो गई। अच्छा, अब करते हैं इनकी ज़रा भौतिक गुणों के बारे में बात। तो भौतिक गुणों के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये सब आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं गुण, ये हो जाएगा गुण। हम देख लेते हैं यहाँ पर धातु और देखेंगे यहाँ पर अधातु, ठीक है। यहाँ पर मैं टिक और क्रॉस का वो करूँगा किसके पास कौन सा गुण होता है। तो सबसे पहला गुण जो होता है वो होता है चमक। भौतिक गुण आता है, सॉरी चमक, ठीक है। भौतिक गुण जो होता है सबसे पहला वो क्या होता है? चमक। धातु जो होती हैं, धातुओं के पास चमक होती है लेकिन अधातुओं के पास चमक नहीं होती है, ठीक है। ये पहला भौतिक गुण है। धातुओं के पास चमक होती है लेकिन अधातुओं के पास चमक नहीं होती है। लेकिन अधातुओं में आयोडीन इकलौती ऐसी अधातु होती है जो चमकती है, ठीक है। आयोडीन इकलौती ऐसी अधातु होती है जो चमकती है। पहली बात तो हो गई चमक की। दूसरी बात करते हैं कठोरता की, ठीक है। तो जो धातु होती हैं हमारी, ये ज़्यादातर कठोर होती हैं, लेकिन इसमें 2 धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, इतनी ज़्यादा मुलायम होती हैं वो। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातु होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है और ये कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन अधातु जो होती हैं ये कठोर भी होती हैं और मुलायम भी होती हैं। ज़्यादातर कठोर नहीं होती हैं, सिर्फ एक डायमंड को छोड़ के, ठीक है। डायमंड यानी कि जो हीरा है हमारा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ अभी तक जो मिला गया है, अभी तक जो पाया गया है वो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है। और हीरा क्या होती है? एक अधातु होती है। चलिए आगे चलते हैं भाई, कठोरता भी हो गई। अब बात कर लेते हैं इनकी अवस्था, यानी कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, मतलब ये गैस अवस्था में होते हैं या ठोस अवस्था में होते हैं। तो ज़्यादातर जो धातु होती हैं वो ठोस अवस्था में मिलती हैं, सिर्फ एक मरकरी को छोड़कर। किसे छोड़कर? मरकरी को छोड़कर, जिसे पारा भी कहा जाता है हिंदी में। मरकरी को छोड़कर बाकी सभी धातु जो होती हैं वो ठोस अवस्था में मिलती हैं। मरकरी ही एक ऐसी अवस्था है जो कक्ष ताप, यानी कि कमरे का जो तापमान है, कक्ष ताप का मतलब होता है कमरे का तापमान, तो कमरे के तापमान पर ये धातु जो होती है ये आपके द्रव के उसमें मिलती है रूप में। ये ठोस नहीं मिलेगी आपको, हमेशा द्रव के रूप में मिलेगी। तो इसकी भी बात हो गई। अधातु जो होती हैं इनकी अवस्था ठोस भी होती है और गैसीय अवस्था भी होती है। ज़्यादातर गैसीय अवस्था होती है, जैसे ऑक्सीजन और आपका आर्गन हो गया, हमारी गैस हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, और कार्बन मान लो, कार्बन ठोस होता है। तो ये सब जो होती है ये अधातु होती है, ठीक है। तो हमारी ये भी 3 चीज़ें हो गई भाई। अब क्या करा जाए? अब हम बात करते हैं तन्यता की, ठीक है। तन्यता का मतलब होता है किसी को खींच देना,
क्या कर देना, किसी को खींच देना। तो तन्यता धातुओं का वो गुण होता है जिसके कारण हम धातुओं को खींचकर पतली पतली तार बना सकते हैं। ठीक है, तन्यता धातुओं का वो गुण होता है जिसके कारण हम धातुओं को खींचकर धातुओं की पतली पतली तार बना सकते हैं। सभी धातुएं ऐसी होती हैं और सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है वो होती है गोल्ड। ठीक है, जो गोल्ड होता है यानी कि जो सोना होता है वो 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम सोने को हम खींचकर, ध्यान रखना, 1 ग्राम सोने को हम खींचकर 2 किलोमीटर तक फैला सकते हैं। इतना ज़्यादा तन्य होता है सोना। ठीक है, 1 ग्राम सोने को आप खींचकर 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हो, इतना तन्य होगा, वो पतली तार बनता जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अधातु जो होती है वो तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो तन्यता क्या होता है, धातु का वो गुण जिसके कारण हम धातु को खींचकर पतली पतली तार बना सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है जिसे हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता भी देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ मैं ढंग से लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना अपनी बुक में, आपके सब कुछ लिखा हुआ है, बस समझा रहा हूँ आपको। तो आघात वर्ध्यता किसी भी धातु का वो गुण होता है जिसके कारण उस धातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहे के ऊपर अगर हम हथौड़ी मारेंगे, जैसे ठोस लोहा है उसके ऊपर आप हथौड़ी मारोगे तो बिल्कुल पतला सा चपटा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाएगा वो। तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। यानी कि आघात का मतलब होता है किसी को हिट करना, मारना। तो किसी भी धातु के ऊपर जब आप आघात करेंगे, यानी कि जब धातु को हम पीटेंगे, पीट कर वो क्या बन जाएगा, एक पतली चादर में अगर वो परिवर्तित हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो धातु है। अगर वो परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वो धातु नहीं है। जैसे अधातु, जैसे शीशा होता है, कांच के ऊपर अगर आप हथौड़ी मारो तो क्या वो पतली सी चादर में वो होगा, नहीं, वो अलग अलग अजीब से टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोयला होता है, कोयले के ऊपर आप हथौड़ी मारो वो भी अलग अलग उसमें टूट जाता है। लेकिन लोहे के ऊपर जब आप हथौड़ी मारोगे तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो पिचक जाएगा। बिल्कुल पिचकने के बाद वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और वो किस गुण के कारण फ्लैट होगा, इस गुण को हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। धातु जो होती है ये आघात वर्ध्यय होती हैं, लेकिन अधातु आघात वर्ध्यय नहीं होती हैं। अब बात करते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक की। गलनांक और क्वथनांक। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप बस समझ जाना। तो गलनांक और क्वथनांक होते क्या हैं। गलनांक एक ऐसा तापमान होता है जिस पर आकर कोई भी ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। क्वथनांक एक ऐसा तापमान होता है जिस पर आकर कोई भी द्रव, ठीक है, कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। तो धातु जो होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने एक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वाले चैप्टर में एक टंगस्टन के बारे में पढ़ा था कि टंगस्टन को हम हीटर वगैरह में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो इतना टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो धातु जो होते हैं इनके गलनांक बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें भी सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ा जाता है। किसे छोड़ा जाता है भाई, सीशियम और गैलियम। सीशियम और गैलियम ये 2 ऐसी धातु होती हैं जिसे अगर हम हथेली पे रख देना तो ये हथेली पे रखने से उड़ जाएंगी। सोचो ये इतनी ज़्यादा वो होती हैं, मतलब इनके गलनांक कितने कम होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक इतने कम होते हैं कि हथेली पर अगर हमने रख लिया तो हमारे जो शरीर की गर्मी है ये उसे लेकर ही गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शन केसेस हैं। एक्सेप्शन केसेस ज़रूर याद रखना, आप कौन सी चीज़ें नहीं करती हैं वो चीज़ याद रखना अच्छे से। और बाकी अधातु तो अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अधातु तो यूं ही गायब हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम संचालन की बात कर लेते हैं, विद्युत संचालन की, यानी कि विद्युत संचालन कौन कैसे करता है। तो धातुओं के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि धातु जो होते हैं ये सभी धातु संचालन करते हैं। ठीक है, किसका संचालन, विद्युत का और ऊष्मा, यानी कि ये दोनों ही विद्युत के सुचालक भी होते हैं और ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं, अधातु ना तो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और ना ही विद्युत के सुचालक होते हैं, इन्हें कुचालक कहा जाता है। कुचालक मतलब इंसुलेटर, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। ठीक है, तो अधातु जो होती हैं ये क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, जैसे ग्रेफाइट जो होता है ना, अब ये जो सुचालक संचालन, विद्युत संचालन में ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है जो विद्युत का संचालन करती है। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु होती है जो विद्युत का संचालन करती है। ग्रेफाइट मिलता कहाँ है हमें, जो आप पेंसिल यूज़ करते हो, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का संचालन करता है। लेकिन सभी धातुएं विद्युत का और ऊष्मा का संचालन करती हैं, सभी अधातुएं नहीं करती, सिर्फ एक ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। और कुछ रह गया, हाँ ध्वनिक रह गया भाई। देखो
ध्वनि कौन प्रोड्यूस करता है, यानी कि ध्वनि कौन उत्पन्न करता है जब हम उसको किसी कठोर चीज़ से देखो धातु या अधातु को जब आप किसी कठोर पदार्थ से मारोगे ना तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करेगा। दोनों में से सिर्फ धातु ही ऐसी होती है जो ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। जब लोहे को मारा जाता है तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है, वहीं आप कोयले को मार कर देखो, कोयले के ऊपर आवाज़ आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो धातु जो होती हैं ये ध्वनिक होती हैं, लेकिन जो अधातु होती हैं ये ध्वनिक नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई होंगी, इनके सारे भौतिक गुण हो गए होंगे, चमक, कठोरता, अवस्था, तन्यता, आघात, वर्ध्यता, गलनांक और ध्वनि। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, नहीं कोई भी पॉइंट यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा है। हाँ चलिए ठीक है, कठोरता भी आपको बता दिया। चलो ये हमारे जो भौतिक गुण थे ये सब खत्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे इनके रासायनिक गुण, ठीक है। धातुओं के हमारे जो रासायनिक गुण होते हैं यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं अब हम वो करेंगे। चलिए आगे करते हैं भाई। अच्छा, मैंने आपको वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले भी बता दिया था, यानी कि रासायनिक गुणों के बारे में पहले भी बताया था कि धातुओं के रासायनिक गुणों का मतलब होता है हम उसका अभिक्रिया चेक करेंगे हम कि वो किस किस पदार्थ के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं रासायनिक गुण। ये हम धातुओं के रासायनिक गुण कर रहे हैं, अभी अधातुओं के बाद में करेंगे। अभी किसके कर रहे हैं? सिर्फ धातुओं के कर रहे हैं, रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण के अंदर सबसे पहली जो अभिक्रिया होती है धातु की वो होती है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होती है उसमें धातु जब एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो हमेशा धातु ऑक्साइड बना कर देता है। क्या देता है? धातु ऑक्साइड। ये चीज़ हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने का मतलब है ना, इसका मतलब जलाना भी हो सकता है। जब आप किसी धातु को जलाओगे तो वो आपको धातु ऑक्साइड बनाकर देगा। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था, मैग्नीशियम की एक पट्टी ली थी जिसको हमने जलाया था, यानी कि उसका दहन किया था। दहन करने का मतलब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। इसके साथ हमें क्या मिला था? यहाँ पर MgO मिल गया था, और ये जो MgO था ये चूर्ण के रूप में मिला था, चूर्ण के रूप में यानी कि पाउडर की फॉर्म में मिला था, ठीक है। और इसका रंग कैसा था? सफ़ेद रंग था। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि धातु जो होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये जो धातु ऑक्साइड होती है, देखो हमने सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति होती है। अगर किसी ने सेकेंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। हमने धातु ऑक्साइड की जब अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई थी तो हमने पढ़ा था कि ये अम्लों के साथ अभिक्रिया कर जल और लवण देते हैं, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण मतलब दोनों को संतुलन करने वाली अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड कैसी होती है प्रवृत्ति में? क्षारीय होती है प्रवृत्ति में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये भी हो गया यहाँ पर। और हाँ, अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि धातु ऑक्साइड कैसी होती है भाई? क्षारीय होती हैं। लेकिन सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय नहीं होती हैं। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसी भी होती हैं जो दोनों ही प्रवृत्ति शो करती हैं, दोनों ही प्रवृत्ति दर्शाती हैं। कौन कौन सी? क्षारीय प्रवृत्ति भी और अम्लीय प्रवृत्ति भी। तो कुछ धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति भी दिखाती हैं और अम्लीय प्रवृत्ति भी दिखाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये Al2O3 दे देगा, ठीक है। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा ये अम्लीय प्रवृत्ति भी दिखाएगा और क्षारीय प्रवृत्ति भी दिखाएगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो हमने इसको क्षारीय प्रवृत्ति में लिया और इसकी अभिक्रिया करा दी हमने HCl के साथ। किसके साथ? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी। तो यहाँ से इसने हमें AlCl3 दे दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे दिया, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस थी वो यहाँ से, अच्छा सॉरी, जल निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, जल निकलेगा, क्योंकि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि एक क्षारक और एक अम्ल की अभिक्रिया है, एक क्षारक और एक अम्ल की अभिक्रिया में हमेशा लवण बनता है और साथ में जल बनता है, ठीक है। तो Al2O3 और HCl दोनों मिलकर AlCl3 बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलेंगे इसे, और साथ में जल देंगे। इसी प्रकार अगर हम Al2O3 को अम्लीय माध्यम में लेते हैं, अम्लीय माध्यम में लेने पर हम इसकी जो अभिक्रिया है वो H2SO4 के साथ कराते हैं, नहीं सॉरी H2SO4, माफ़ कीजिएगा, H2SO4 नहीं, NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो ये यहाँ से हमें Na2AlO2 दे देता है, ठीक है। मैंने सही लिखी है अभिक्रिया? बिल्कुल नहीं, NaAlO2 है, ठीक है, NaAlO2, और इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होता है इसका नाम? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, और साथ में क्या चीज़ बनती है भाई? जल तो बनेगा ही बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये अम्ल के तौर पर लिया था, ये क्षारक के तौर पर लिया था, ठीक है। आप इसको लिखेंगे, ये क्या है? क्षारक के तौर पर लिया है हमने, और ये अम्ल के तौर पर लिया है। अम्ल के तौर पर लेने पर हमने NaOH यानी कि एक क्षारक के साथ अभिक्रिया
अभिक्रिया कराई और क्षारक के तौर पर लेने पर हमने एक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई। तो ऐसी ऑक्साइड जो दोनों ही प्रवृत्ति शो करती हैं, दोनों ही प्रवृत्ति दिखाती हैं, उन्हें बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, चलो अब आगे बात करेंगे हम इनकी घुलनशीलता की। किसके अंदर घुलनशीलता की भाई? जल के अंदर घुलनशीलता की। ठीक है, किसके अंदर? जल के अंदर घुलनशीलता। तो अब ये जो ऑक्साइड होती हैं, यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड होती हैं, धातु ऑक्साइड होती हैं, ये जल के अंदर घुलेंगी या नहीं घुलेंगी? वैसे तो सभी धातु ऑक्साइड जल के अंदर नहीं घुलती हैं, लेकिन एक दो धातु ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो जल के अंदर घुल जाती हैं, जैसे Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो होगा ये जल के अंदर घुल जाएगा और जल के अंदर घुलने पर हमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाकर दे देगा। इसी प्रकार होता है पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ठीक है, जब इसके अंदर हम H2O डालते हैं तो H2O डालने पर ये क्या बन जाता है? KOH बन जाता है। ठीक है, KOH बनने पर हमारे पास ये जो होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाती है हमें। ठीक है, तो कुछ धातु ऐसी होती हैं, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो जल में घुल जाती हैं, घुलनशीलता की बात है। वैसे ज़्यादातर धातु ऑक्साइड जल के अंदर नहीं घुलती है, और जल के अंदर घुलने वाली धातु ऑक्साइड को हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो क्षारक जल के अंदर घुल जाए उसे क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। और धातु ऑक्साइड भी तो एक तरीके से क्षारक ही होती हैं। ठीक है, क्षारक ही तो होती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। चलिए, ये वाला हमारा हो गया। धातु ऑक्साइड वाला जो था ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया थी ये बिल्कुल खत्म हो गई। इसमें अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि कौन कैसे जलता है, यानी कि किसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ सबसे तेज होती है। ठीक है, तो देखो मैं एक सक्रियता श्रेणी बनाऊंगा और इसके साथ इस सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे पहले आएगा Na। ठीक है, Na के बाद यानी कि सोडियम के बाद आएगा हमारा मैग्नीशियम, फिर आएगा जिंक के बाद आएगा आपका आयरन के बाद आएगा कॉपर के बाद आएगा हमारा सिल्वर। अब देखो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, इस सक्रियता श्रेणी के अनुसार मैं बताऊंगा कि कौन ऑक्सीजन के साथ कितनी तेज अभिक्रिया करता है। तो सोडियम, अब सोडियम के साथ ही पोटेशियम को भी हम रख सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के लिए बराबर होती है, और ये इतनी तेज अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों ही धातु इतनी तेज अभिक्रिया करते हैं कि इनको हवा में खुला छोड़ने पर आग लग जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है ऑक्सीजन को लेकर? सोडियम और पोटेशियम। और इनकी अभिक्रिया इतनी ज़्यादा तेज होती है ऑक्सीजन के साथ कि ये हवा में अगर हमने इनको खुला छोड़ दिया और ऑक्सीजन इन्हें जरा से भी मिल गई तो ये तुरंत आग पकड़ लेंगे। इसीलिए इनको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। केरोसिन आप जानते होंगे, मिट्टी का तेल। ठीक है, उसमें डुबा के हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो Na और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम दोनों को ही क्या रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि ये हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग न पकड़ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैग्नीशियम और जिंक ये जो होते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो ये अपने ही ऊपर अपनी ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में देखा था ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाने से पहले साफ करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक परत जम जाती है। जो परत किसकी होती है? MgO की तो होती है वो परत। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस पर ये जो परत होती है, मतलब ये जो मैग्नीशियम, जिंक और ये जो होते हैं, ये अपने ही ऊपर क्या कर लेते हैं? एक परत जमा लेते हैं अपनी ही ऑक्साइड की। आयरन और कॉपर नॉर्मली जलते नहीं है कभी भी। जैसे अगर आप रॉड के रूप में इसे जलाओगे, रॉड को अगर आप जलाने की कोशिश करोगे ना, चाहे लोहे की रॉड हो चाहे कॉपर की रॉड हो, तो वो नहीं जलेगी। आपको इसको पीसना पड़ेगा, पीसने के बाद इन दोनों का चूर्ण बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये जलते हैं। और कॉपर जो होता है, कॉपर अभिक्रिया के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसका रंग काला होता है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ये सब फर्स्ट चैप्टर में से ही रिलेटेड है ज़्यादातर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और काले रंग की एक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बाकी सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोना और चांदी ऑक्सीजन को लेकर बिल्कुल ही अभिक्रियाशील नहीं होते, बिल्कुल ही अभिक्रियाशील नहीं होते। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन? सोडियम और पोटेशियम, जो हवा में रखते ही आग पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं भाई? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इनकी जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि हीट या ऊष्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। फिर मैग्नीशियम और जिंक ये क्या करते हैं जलने पर? ये अपने ही ऊपर अपनी ही ऑक्साइड की एक परत जमा लेते हैं। Fe और कॉपर यानी कि लोहा और कॉपर ये क्या करते हैं भाई? ये नॉर्मल रॉड के रूप में तो जलेंगे नहीं, इनको हमें पहले पीस के कचूर्ण बनाना पड़ेगा तब जलेंगे ये।
और सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोना और चांदी दोनों ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए, ये हमारी जो भी पहला रासायनिक गुण था हमारा, ये सब हमारा खत्म हो गया। अब हम दूसरे रासायनिक गुण की ओर चलेंगे जो होगी जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ अभिक्रिया, H2O या जल। ठीक है, H2O में जल लिख रहा हूँ, चलो जल, और इसको हम लिखते हैं H2O। तो H2O के साथ अभिक्रिया करने के लिए सभी मेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की ऑक्साइड हमें देते हैं। जैसे जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये रिएक्शन जो होता है, यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है, ये 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में आपकी धातु ऑक्साइड बनती है। ठीक है, क्या बनती है? धातु ऑक्साइड बनती है, और तुरंत वो जो धातु ऑक्साइड होती है वो तुरंत किस में परिवर्तित हो जाती है? धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। किस में? धातु हाइड्रोक्साइड में। अरे यार, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड में वो तुरंत क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगी, और धातु ऑक्साइड से दूसरे फेस में वो क्या कर लेगी, यानी कि दूसरे स्टेप में क्या कर लेगी, वो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ना ऊपर वाला, जैसे हमने सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, Na2 जब होगा, जो Na होगा यानी कि सोडियम जो होगा, जब ये O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? पहले Na2O बनाएगा। ठीक है, Na2O दोबारा से अभिक्रिया करके जल के साथ क्या बना देगा? NaOH बना देगा, जिसे हम NaOH बना देगा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और ये भी एक तरीके की धातु ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो होती है 2 स्टेप में होती है। वैसे हालांकि आपकी किताब में इसको सिर्फ एक ही स्टेप में डायरेक्ट दिखा रखा है, मतलब यहाँ से इस चीज़ से सीधा ये बना के दिखा रखा है, ये चीज़ बंद कर रखी है, मतलब हटा रखी है। तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें, आप बस इतना याद रखो कि जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो पहले वो धातु ऑक्साइड बनती है, और उसके तुरंत बाद वो क्या बन जाती है? धातु हाइड्रोक्साइड बन जाती है। ठीक है, तो अब इसमें हम पहला केस पढ़ेंगे भाई। पहला केस जो है वो है सोडियम और पोटेशियम को लेकर। किसको लेकर? सोडियम और पोटेशियम को लेकर। देखो, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ना ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और ना ही ये नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जो अभिक्रिया होती है इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है कि जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। क्या बोला मैंने? जब भी सोडियम या पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी, हाइड्रोक्साइड ही है ना, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी, NaOH मिल जाएगा यहाँ से, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस जो होगी ये निकल के इतनी तेज़ अभिक्रिया होगी, इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी कि ये आग पकड़ लेगी तुरंत। ठीक है, तो जल के अंदर आपने जैसे अगर मैंने अभी पीछे बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में ही क्यों डुबा के रखते हैं, इसको जल में क्यों नहीं डुबा देते, तो इसका रीज़न यही होता है कि जल के साथ भी ये तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, और तुरंत अगर इन्होंने जल के साथ अभिक्रिया कर ली तो हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वो आग पकड़ लेगी। जल में सोडियम और पोटेशियम को रखने पर भी आग लग सकती है। ठीक है, एक तो हवा में भी आग लग सकती है और एक जल में भी रख सकती है, तो आप इसको केरोसिन में ही डुबा के रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जल के साथ पहली अभिक्रिया हो गई, और ये बात आपने याद रखनी है कि ये दोनों ही ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ करते हैं? ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए, अब अपना दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम कैल्शियम के बारे में। बी है हमारा कैल्शियम को लेकर। कैल्शियम के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम के अंदर जब हम जल मिलाते हैं, ठीक है, जल मिलाने पर वो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये चीज़ आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कैल्शियम, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते थे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि कैल्शियम और जब जल को हम मिलाते हैं, कैल्शियम के अंदर जल को हम जब डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी नहीं होती कि यहाँ से निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या पकड़ ले? आग पकड़ ले। ठीक है, ये बात याद रखनी है। कैल्शियम और जल के साथ जो अभिक्रिया होती है कैल्शियम की, वो ऊष्माक्षेपी तो होती है, वो इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि वो बर्तन के तापमान को बढ़ा देगी। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो बर्तन का तापमान क्यों बढ़ जाता है, तो क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है इसलिए। लेकिन इतनी ऊष्माक्षेपी नहीं होती कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या पकड़ ले? आग पकड़ ले। लेकिन इस वाले केस में ये इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि हाइड्रोजन क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, और वहाँ पर
आग लग जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि कैल्शियम के अंदर जब हम जल को मिलाते हैं तो ये तैरने क्यों लग जाता है। कैल्शियम का जो टुकड़ा होगा, जैसे मान लो ये एक कंटेनर हो गया, बर्तन हो गया, इसके अंदर हमने अगर कैल्शियम का एक टुकड़ा डाल दिया इस तरीके से, ठीक है, तो कैल्शियम के एक टुकड़े डालने के बाद ना ये जो हाइड्रोजन गैस होगी, इसके बुलबुले जो होंगे वो कैल्शियम के नीचे कुछ इस प्रकार इकट्ठे हो जाएंगे और ये बुलबुले इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि कैल्शियम का जो टुकड़ा है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कभी कभी कि कैल्शियम के किसी टुकड़े को जब हम जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम तैरता क्यों है। तो आप लिखेंगे क्योंकि कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं यानी कि जो बबल्स होते हैं वो इस कैल्शियम धातु के नीचे इकट्ठे होते हैं और इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं, इसलिए कैल्शियम जो होता है वो तैरता हुआ नजर आता है। ठीक है, कैल्शियम के लिए ना कोई ठंडे पानी की कंडीशन है, ना कोई गर्म पानी की कंडीशन है और ना ही कोई नॉर्मल पानी की कंडीशन है, ये सब तरीके के पानी से अभिक्रिया कर लेता है। चलिए अब ये भी हो गया हमारा, आगे देखते हैं थर्ड वाला। हमारा जो थर्ड है वो हमारे लिए है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन यानी कि Fe लोहा और जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम, ये तीनों ही ना ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और ना ही नॉर्मल पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जल की द्रव अवस्था में उसके साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। ये तीनों ये बात याद रखना आप कि एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा और जिंक किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, हमेशा भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, और भाप के साथ अभिक्रिया करने पर पहले हमें क्या मिल जाएगा, और इनकी धात्विक ऑक्साइड हमें मिल जाएंगी। जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था ना, Al2 वाला देख लेते हैं। चलो एल्यूमिनियम वाला फिर से लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस H2O। जब हमने इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर H2O मिलाया तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3 मिलेगा और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होगी वहाँ से निकल जाएगी। ये हमारी अभिक्रिया होती है जल के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की। सेम होगी बिल्कुल इसी प्रकार, यहाँ से कुछ और बनेगा बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक गुण जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया की भी एक अलग सक्रियता श्रेणी होती है, वो भी हम देख लेते हैं कि जल के साथ कौन सी धातु कितनी सक्रिय होती है। तो ये आप नोट कर लेना रिएक्शन। वैसे तो सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको समझाने का है, तो मैंने आपको ये सब अभिक्रियाएं समझा दी कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं, जल के साथ कौन सी धातु कितनी सक्रिय होती है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु जो होती है जल के लिए वो होती है पोटेशियम, फिर आती है सोडियम, सोडियम के बाद हमारी होगी मैग्नीशियम, कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद आएगी हमारी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगी हमारी आयरन। ठीक है, आयरन के बाद है हमारी लेड, अच्छा इसे Pb कहा जाता है, Pb लेड। ठीक है, और लेड के बाद है हमारी कॉपर, कॉपर के बाद है सिल्वर और सिल्वर के बाद है गोल्ड। ठीक है, यानी कि सोना। तो अब मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, देखो एक एक करके। सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि जल में रखने पर जो हाइड्रोजन निकलती है, इनकी अभिक्रिया जल के साथ इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो आग पकड़ लेती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील तो होते हैं, लेकिन इनकी जो अभिक्रिया होती है वो इतनी ऊष्माक्षेपी नहीं होती कि वहाँ पर जो निकलने वाली ऑक्सीजन है वो आग पकड़ सके। ठीक है, तो ये सिर्फ बर्तन का ही तापमान बढ़ा देते हैं। फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम और आयरन, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक भी होगा इसी में, इसी जगह पर जिंक भी होगा। ये तीनों जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। वहीं जो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं ये तीनों जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करेंगे, चाहे वो लेड हो, चाहे वो कॉपर हो, मतलब कॉपर मतलब तांबा, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो सोना हो। और सोना तो बिल्कुल करेगा ही नहीं, आप जो मर्जी कर लो, सोना तो कभी भी अभिक्रिया जल के साथ करेगा ही नहीं। तो ये हमारे जो रासायनिक गुण है उसका दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया, जल के साथ अभिक्रिया। अब आएंगे हम अपने तीसरे पार्ट पर। तो तीसरा जो पार्ट है इसका वो है अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु जो होती है वो किस प्रकार करती है। जैसे अगर हमने एक धातु के अंदर, मैं धातु को ना आप सिर्फ M लिख रहा हूँ, ठीक है, धातु के अंदर अगर हमने कोई अम्ल मिला दिया, क्या मिलाया, अम्ल, तो अम्ल मिलाने पर ये हमें क्या देंगी, एक लवण देंगी। ठीक है,
ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लवण देंगे और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारी मेन अभिक्रिया होती है, लेकिन इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। आपका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको दो चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर। पहली चीज़ पढ़नी है हमें तनु HCl के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? तनु HCl के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तनु HCl आप जानते होंगे, तनु का मतलब होता है, तनु में मतलब दो तरीके के हमारे अम्ल होते हैं ना, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। तनु अम्ल वो होता है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, और सांद्र अम्ल वो होते हैं जिसमें जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो तनु HCl के साथ देखो, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा कौन? सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने के लिए हमें दे रखा है यहाँ पर जिंक। कौन दे रखा है? जिंक। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है जिंक। जिंक के अंदर जब आप HCl डालेंगे तो ये हमारे पास ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। तो आपको याद रखना है कि तनु HCl यानी कि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कोई भी चीज़ कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है, और क्या बनाती है? लवण बनाती है। ठीक है, अब ये तो पहली अभिक्रिया हो गई हमारी। अब हम दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं भाई। दूसरी अभिक्रिया जो है वो तनु HNO3 के साथ है। किसके साथ है? तनु HNO3 के साथ है। तनु HNO3 के साथ हमें मैग्नीशियम के बारे में बता रहा है। अच्छा, मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा बताऊंगा बाद में। पहले हमें तनु इसके साथ क्या कहते हैं? तनु HNO3 के साथ हमें दे रखी है यहाँ पर, अच्छा सिर्फ एक अभिक्रिया दे रखी है, कोई एग्जाम्पल जिसका दिया नहीं है पर्टिकुलर, तो मैं आपको एग्जाम्पल बाद में कराऊंगा। अभी हम ये पढ़ लेते हैं। देखो, तनु HNO3 के साथ जब भी कोई धातु अभिक्रिया करती है, जब भी कोई धातु अभिक्रिया करती है, अगर हमने इसमें HNO3 मिला दिया, HNO3 मिलाने पर ये हमें एक लवण देगा। ठीक है, लवण देगा। लवण के साथ अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर NO2 या फिर N2O देती हैं, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपकी किताब में भी लिखा होगा, और साथ में जो जल होता है यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि HNO3 के साथ, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर धातु क्या देती हैं? लवण देती हैं, साथ में N2O या NO2 देती हैं, और साथ में H2O का निर्माण वहाँ से हो जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ मतलब बहुत सारी धातुओं के केस में ऐसा होता है, लेकिन दो धातुएं ऐसी होती हैं जो इस बात को नहीं मानती। ठीक है, कौन कौन सी धातु? एक तो मैग्नीशियम होती है और एक होती है मैंगनीज। क्या होती है? मैंगनीज। ठीक है, एक धातु होती है मैंगनीज और एक होती है मैग्नीशियम। ये दोनों ही धातु इस बात को नहीं मानती हैं, ऊपर वाली बात को फॉलो करती है। ये कहती हैं कि नहीं, हम तो हाइड्रोजन ही देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो धातु होती हैं ये ऊपर वाली बात को फॉलो करती हैं। जब मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के अंदर आप HNO3 डालोगे, ठीक है, मैग्नीशियम या मैंगनीज के अंदर जब आप HNO3 डालोगे तो HNO3 डालने पर ये आपको एक सॉल्ट दे देंगी, यानी कि लवण दे देंगी। ठीक है, क्या देंगी? एक लवण देंगी, लवण का निर्माण करेंगे, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होगी वो यहाँ से निकल जाएगी। तो ये हमारी अम्ल के साथ अभिक्रिया भी हो गई धातुओं की। क्या पढ़ा हमने अम्लों के साथ अभिक्रिया में? कि धातु और एक अम्ल जब भी अभिक्रिया करेंगे लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है 90% केसेस में। तनु HCl के साथ जिंक को हमने अभिक्रिया कराई, जिंक की हमने अभिक्रिया कराई। तो अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है कि तनु HCl के साथ कुछ धातु होती हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो कौन कौन सी हैं? कॉपर है, मरकरी है, और कौन सी दे रखी है इसमें? एक दे रखी है सिल्वर आपकी, सिल्वर के बाद है गोल्ड, गोल्ड के बाद कौन है भाई? गोल्ड के बाद है हमारी प्लैटिनम। तो ये जो धातु मैंने लिख दी ना, इन धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुएं HCl के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना और प्लैटिनम ये सभी धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो HNO3 के साथ हमने देख लिया। HNO3 के साथ जब भी कोई धातु अभिक्रिया करेगी तो क्या देगी? लवण देगी, N2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगी, और साथ में जल का निर्माण करेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दो ही धातु ऐसी हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है HNO3 के साथ, तो कौन सी धातु हैं वो? मैग्नीशियम और मैंगनीज, दो ऐसी धातु होती हैं जो इस ऊपर वाली बात को नहीं मानती हैं। ये कौन सी बात को फॉलो करती हैं? इस वाली बात को फॉलो करती हैं, लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। ये हमारा अम्ल के साथ भी अभिक्रिया हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, एक चीज़ होती है हमारे पास, एक सोल्यूशन बनता है, यानी कि एक विलेन बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। आप अपने बुक में NCERT में येलो कलर का बॉक्स होगा इस टॉपिक के बाद, जिसमें ये दे रखा होगा एक्वा रीजिया। ठीक है, एक्वा रीजिया क्या होता है भाई? एक्वा रीजिया ना एक विलेन होता है जो HNO3 और HCl को मिलाकर बनाया जाता है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर दोनों ही सांद्र प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यानी कि सांद्र
HCl और सांद्र HNO3 दोनों को मिलाते हैं और 3 ड्रॉप डालते हैं HCl की और 1 ड्रॉप डालते हैं HNO3 की। ये मेरा कहने का मतलब है, ये मत लिख देना कि 3 ड्रॉप डाल दी, मतलब ये दोनों जो होते हैं ये 3 और 1 के अनुपात में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि अगर आपने 3 हिस्से HCl के लिए हैं तो आपको 1 हिस्सा HNO3 का भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक विलेन बनता है जिसे क्या कहा जाता है, एक्वा रिजिया कहा जाता है। एक्वा रिजिया का काम होता है सोना, चांदी और प्लैटिनम को पिघलाना, ठीक है। क्या करना, सोना, चांदी और प्लैटिनम को पिघलाना। चलिए, हमारे 3 रासायनिक गुण हो गए। अब हमारा चौथा रासायनिक गुण जो इतना इंपॉर्टेंट हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा। चौथा रासायनिक गुण होता है हमारा लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, दूसरे धातु के जो लवण विलयन होते हैं उनके साथ कैसे एक धातु अभिक्रिया करती है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहा गया था, ये वही चीज़ है, ठीक है। जैसे देखो, एक धातु है हमारी M और इसके साथ कोई दूसरी धातु है X का, ठीक है। जैसे हम दूसरी धातु को ना हम H लिख लेते हैं, ठीक है, H, और ये उसके लवण विलयन का कोई फॉर्मूला है HX। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो ये जो M होगा ये इस H को इसकी जगह से बाहर निकाल देगा और ये क्या बना देगा, MX बना देगा, और साथ में जो H होगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, H का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, गलत मत समझ लेना। H का मतलब है कोई दूसरी धातु। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। जैसे हमने वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आयरन जो होता है, यानी कि लोहा जो होता है, वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर FeSO4 बना देता है, यानी कि फेरस सल्फेट बना देता है, और साथ में जो कॉपर जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया ही तो कहते हैं। एक विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर कोई भी ज़्यादा क्रियाशील धातु, अच्छा किससे ज़्यादा क्रियाशील होगी, इससे ज़्यादा क्रियाशील होगी, ये बात याद रखनी है आपको। जिस धातु का हमने लवण विलयन लिया है उस धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील अगर कोई धातु आ रही है उसके साथ अभिक्रिया करने के लिए, तो वो उसके लवण विलयन से उसको बाहर निकाल देगी। मतलब यहाँ से क्या हुआ कि ये जो लोहा है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसी कारण इसने इसको इसके लवण विलयन से बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पर रह गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो धातु होती है वो विस्थापन अभिक्रिया दिखाती है, यानी कि एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु दूसरी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, ये भी हो गया हमारा भाई, चारों रासायनिक गुण हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी की। किसकी बात करेंगे, सक्रियता श्रेणी। चलते हैं सक्रियता श्रेणी के ऊपर। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी जो है ना, हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ने और इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता के अनुसार बनाई हुई है, यानी कि कौन सी धातु कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उसके अनुसार हमने एक सक्रियता श्रेणी है वो बनाई हुई है। कंपेयर कर रखा है इसको हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन के नीचे, यानी कि मतलब हमें हाइड्रोजन को बोलते हैं कि हाइड्रोजन बीच में है, हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली जो धातु होती है उसमें सबसे पहले होता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद आएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आएगा हमारा आयरन, आयरन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद लेड। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम और जिंक तो रह ही गए, देखो मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। मैग्नीशियम के बाद जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम भी होता है, जिंक भी होता है, जिंक के बाद आयरन आता है, ठीक है। जिंक के बाद आयरन है, फिर टिन है, फिर लेड है। आयरन के बाद आयरन के बाद टिन है, ठीक है। टिन के बाद लेड है, Pb, ठीक है। टिन के बाद क्या है, लेड है। तो ये भी हो गया हमारा, और इसके नीचे है हमारी हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं। अब ये जो ऊपर वाली धातु हैं ये सभी धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगी, ठीक है। क्या होंगी, ये सभी धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगी, मतलब इनकी जो क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन देने की वो सबसे ज़्यादा होगी। इसके नीचे आने वाली जो धातु होती है वो होती है कॉपर, मरकरी, सिल्वर यानी कि चांदी और गोल्ड, ठीक है। ये सभी जो नीचे वाली जो 4 धातु हैं ये सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। सोना तो कभी किसी के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, सिल्वर भी नहीं करता, चांदी भी नहीं करता, कॉपर और ये मरकरी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होती है, सोना होता है हमारा, और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होती है, पोटेशियम होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनकी क्रियाशीलता माइनस हो रही है। ऊपर जाएंगे तो प्लस होगी, नीचे जाएंगे तो माइनस होगी। ये हमारी सक्रियता श्रेणी है, ठीक है। चलिए, इतना भी ये भी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे हमारे जो धातु हैं, अधातुओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, अधातुओं की बात करेंगे। चलिए करते हैं भाई, अधातु क्या होती हैं।
देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। भौतिक गुण तो मैं करा चुका हूँ आपको, रासायनिक गुणों में भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो अभिक्रिया दे रखी है कि जो अधातु होती हैं ये ज़्यादातर आपके जो सांद्र अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। जैसे इसमें सल्फर का एग्जाम्पल दे रखा है, सल्फर धातु के रासायनिक गुण है, टॉपिक जानने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि अधातु सांद्र अम्ल के साथ ज़्यादातर अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करने पर ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगी और साथ में जो जल होगा उसका भी निर्माण होगा, H2O, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि सल्फर सिर्फ ऐसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे सल्फर की एक और दे रखी है HNO3 के साथ, जब ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से H2SO4 बनाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नहीं NO2 है, इस बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और साथ में जल है, ठीक है। ये हमारी सल्फर यानी कि अधातु की अभिक्रिया होती है सांद्र अम्ल के साथ, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, धातु जो होती है, अधातु जो होती हैं ये भी धातुओं की तरह विस्थापन अभिक्रिया करके दिखाती हैं। जैसे कैसे, Cl+NaBr, NaBr होता है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड के अंदर अगर हम Cl डाल देते हैं तो ये Cl जो है ये ब्रोमीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और अभिक्रियाशील होने के कारण ये ब्रोमीन को उसके विलयन से, लवण विलयन से हटा देता है और इसको NaCl बना देता है और खुद Br को बाहर निकाल देता है। ये हमारी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से हमारे अधातुओं तक जो भी रासायनिक गुण थे वो सब खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे हमारे आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, तो वो भी हम अभी करते हैं। चलिए देखो, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जब किसी धातु और एक अधातु के बीच में अभिक्रिया होती है तब ये आयनिक यौगिक बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा 9th क्लास के फ्लैशबैक में, यानी कि आपको थोड़ा सा 9th क्लास के उसमें लेके जाऊंगा। जैसे हमने 9th क्लास में 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में पढ़ा था कि आयन कैसे बनते हैं, आयन होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले जैसे सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, आप डिटेल में फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है, यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसे KLm में डिवाइड करके लिखा जाना होता है, इस प्रकार लिखते हैं हम इसको। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इनमें भरा जाता है, ठीक है। ये क्या है, देखो, जैसे एक परमाणु होता है, परमाणु के 4 कक्ष होते हैं। ये हमें नील्स बोर ने बताया था कि परमाणु के कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष होता है K, दूसरा कक्ष होता है L, तीसरा कक्ष होता है M और चौथा कक्ष होता है N। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, ये आप 9th में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। K के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, K के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, L के अंदर 8, M के अंदर भी 8 और N के अंदर 2, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यूज है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाओ और K के अंदर भर दो। यहाँ कितने बच गए, 9 बच गए, ठीक है, 9 बचे ना यहाँ पर। जब हमने 2 इसमें से 2 भर दिए यहाँ पर, तो L में कितने बचेंगे, L में, अब देखो यहाँ 9 है, L में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, तो L में 8 आ जाएंगे पूरे। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हमने उसे कहाँ भर दिया, M में भर दिया। देखो, अब मेरा कहने का मतलब यहाँ से ये है कि जितनी भी धातु या अधातु होती हैं सभी के सभी अपने बाहरी कक्ष यानी कि आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी कक्ष को भरना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं, बिल्कुल भरना चाहती हैं। मतलब सभी धातु या अधातु ये चाहते हैं कि हमारा जो बाहरी कक्ष हो वो क्या हो, बिल्कुल भरा हुआ हो और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अभी जो अभिक्रिया होती है ना केमिस्ट्री के अंदर, वो अभिक्रिया होती है किसकी वजह से, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो होती है। ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तभी तो अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो, जो जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें जितनी भी होती हैं, धातु हो या अधातु हो, ये सब क्या चाहती है कि हमारा बाहरी कक्ष क्या रहे, बिल्कुल भरा हुआ रहे। तो ये क्या करती हैं, देखो, अब कुछ धातु ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती हैं, कुछ धातु ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं। अब ऐसा होता है कि छोड़ने और लेने के लिए एक हिसाब होता है। वो क्या हिसाब होता है कि कोई भी धातु या कोई भी अधातु 4 से ज़्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगी ना 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। समझ में आया, कोई भी धातु या कोई भी अधातु 4 से ज़्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगी ना 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, कोई भी इसको, अब इसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, M में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो अब इसके पास 1 ही है, तो इसको कितने की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है ना। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी धातु या धातु तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ती नहीं है, तो भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो ये परेशानी वाली बात है ना। तो ऐसे केस में क्या करेगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी छोड़ देगा।
क्या कर देगा, छोड़ देगा, बोलेगा कि भाई तू जा, मुझे मैं इन में ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर दो आउट जो बाहरी कक्ष होंगे वो भर जाएंगे, और ये इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती है तो उसके ऊपर आता है प्लस का चार्ज। कैसा चार्ज, कैसा आवेश, प्लस का आवेश। और ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आवेशित परमाणु, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आवेशित परमाणुओं को आयन कहा जाता है। ये आप 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आवेशित परमाणुओं को क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाला ये वाला, और एक होता है ऋणात्मक, जैसे Cl- ये होता है ऋणात्मक आयन, ठीक है। दो होते हैं हमारे Na+ और Cl-, ठीक है। मतलब ये आयन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। अब जो एक यौगिक बनता है, ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, क्योंकि आपने पूरा सारा सब कुछ पढ़ रखा है, आपको रिकॉलिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, तो जब भी कोई दो यौगिक बनने के लिए जब भी कोई दो तत्व जुड़ते हैं तो उनका जो आवेश है वो अपोजिट होना चाहिए, यानी कि विपरीत होना चाहिए। मतलब या तो एक का प्लस हो और दूसरे का माइनस होना चाहिए। कभी भी प्लस प्लस वाले नहीं जुड़ेंगे, कभी भी माइनस माइनस वाले नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो आयनों के जुड़ने से, आयन के जुड़ने से जो यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को कहा जाता है आयनिक यौगिक। अब आपको समझ में आ गया होगा आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयन के जुड़ने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, सोडियम क्लोराइड के बनने की पूरी गतिविधि बताओ। तो भाई सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, चलो। Na के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। Cl की बात कर लेते हैं, Cl के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 17 होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं K-L-M N, इसका भी लिखो K-L-M और N। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 2 8 7। चाहो तो आप भर के देख लेना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरे, कितने बचे, 15। 15 में से 8 भर दिया, कितने बच गए, 7 बच गए, ये हो गया। अब सोडियम क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 करने के लिए पूरा, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेना चाहेगा, ठीक है। समझ गए, सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na+, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है और साथ में इसका छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम सोडियम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये किसकी वैल्यू हो गई, हम इसको सोडियम ही तो लिख सकते हैं ना। मतलब सोडियम जो होगा हम इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं कि भाई Na+ में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो तो वो सोडियम बन जाएगा, यही तो बात है। इसी प्रकार हम Cl को भी लिख सकते हैं, Cl को भी तो हम ये लिख सकते हैं Cl- 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसने क्या कर दिया, माइनस, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, Cl+1 इलेक्ट्रॉन होगा तब जाकर ये Cl- बनेगा। यानी कि Cl- कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो लेगा, मैंने उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं। चलिए ये समझ में आ गया Na+ कैसे बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसका बाहर निकाल के रख दें तो वो Na जो होगा, Na+ कब बनेगा, जब आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के छोड़ दिया। मतलब हम Na+ में एक इलेक्ट्रॉन अगर दोबारा से ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। Cl के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो Cl- बनेगा। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो क्या बन गया, Cl बन गया, और इसका मतलब है कि Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तब वो एक वो बना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आगे करते हैं भाई, ये तो लिख लिया, नॉर्मल सी चीज़ थी। अब देखेंगे हम कि ये दोनों जुड़ेंगे कैसे। देखो जुड़ेंगे कैसे। अब जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको हम लिखते हैं जब इनका फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे Na और प्लस Cl, ठीक है। Na+ होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या होगा, Cl- होगा। इसको हम ओपन करके लिखेंगे, क्या करेंगे, देखो इस रिएक्शन को हम ओपन करके लिखेंगे, ये बन जाएगा NaCl। तो अब ये NaCl बनेगा कैसे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन था, हमने Na का एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया, प्लस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाले कक्ष में, 7 थे, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 5 6, और ये हो गया हमारा 7वां इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना। Na के जो भी हम बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको सबसे यहाँ पर दिखाया जाता है रख के, ठीक है। तो अब ये वाला जो Na वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहाँ से Na भी फ्री हो जाएगा, और Cl भी कहेगा कि भाई मेरा भी काम हो गया, मैं भी पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया, और ये Na भी बोलेगा कि मैं भी पूरा भर गया। तो बस इसी प्रकार जो होते हैं आयनिक यौगिक बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, Cl के पास पूरे 8 हो गए, तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया। इस प्रकार बनते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है। अगर मान लो, अगर देखो अभी तो Na के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था और Cl को भी एक की जरूरत थी, अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो और Cl को एक ही जरूरत हो तो ऐसे केस में दूसरे Cl का परमाणु भी आ जाएगा। जैसे हम Mg की बात कर लेते हैं,
Mg का 2+ होता है, यानी कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है हमेशा। आप अपनी बुक में देखेंगे जो डायग्राम है वो देखेंगे बुक में, MgCl2 वाला, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर Cl को तो एक ही चाहिए होता है, तो एक Cl बोलेगा कि भाई मैं एक तो तेरा ले लूँगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो मैं तेरा ले लूँगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए तुझे दूसरे Cl को देना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा Cl कहाँ से आएगा? फिर दूसरा Cl हम देख लेते हैं। दूसरे Cl का जो परमाणु होगा वो भी आ जाएगा। वो भी कहेगा कि जब तेरे पास एक एक्स्ट्रा है तो तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और एक इलेक्ट्रॉन तू दूसरे वाले Cl को दे दे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो Mg होगा ये इसे दे देगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके पास आप देखो कितने परमाणु हैं Cl के, कितने हो गए? 2 हो गए ना, तो ये बन गया MgCl2। ये आप अपनी बुक में देखेंगे डायग्राम, यहाँ तो खैर अच्छा नहीं बना, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या बन रहा है। और ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। बुक में पूरा है, मेरा काम समझाने का था, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अगर आप, चलो मैं इसकी ना पूरी डेरिवेशन करके देख लेते हैं हम Mg वाले की, क्यों छोड़ना फिर उसको भी, जब हम कर ही रहे हैं तो उसको क्यों छोड़ना है। NaCl वाली तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनता है। अब हम MgCl वाली MgCl2 वाली करते हैं। देखो MgCl वाली जो होती है, Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है और Cl की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, K-L-M-N, K-L-M और ये N हो गया। भाई क्या हुआ? 2, 8, 7। इसको कितने की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है। इसको कितने की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। हम क्या लिखेंगे? Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2+ का चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया, तभी तो ये Mg बनेगा। Mg2+ यानी कि अभी इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे हैं, मतलब अभी ये इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 छोड़ रखे हैं। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दें तो ये Mg बन जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं। Cl- बनाने के लिए हमें Cl में 1 इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, तब जाके Cl- बनेगा। तो अब क्या होता है जब हम इस अभिक्रिया को करते हैं, Mg2+ Cl- प्लस, यहाँ से क्या बन जाता है हमारे पास? MgCl2 बनता है। ठीक है, अभी MgCl2 बनता कैसे है वो देख लेते हैं। देखो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा। तो एक Cl जो होगा वो कहेगा कि भाई मुझे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, तो मैं तो सिर्फ तेरा एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाऊंगा, तो बाकी दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो किसी और Cl को ढूंढ ले। तो उसी टाइम पर एक और Cl आ जाएगा जो क्या कहेगा? बोलेगा कि अगर तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो तुम मुझे दे दे अपना इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाएगा। Mg ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 Cl ने आकर इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर मांगने वाले परमाणु भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था। अब यहाँ से क्या बन जाएगा? Mg2+ और Cl-, जिसको हम बोलेंगे, जिसको हम लिख देंगे MgCl2। ये हमारा कंपाउंड बन जाता है इस प्रकार। ये भी हो गया हमारा क्लियर टॉपिक। चलो, ये हमारे आयनिक यौगिक जो थे ये खत्म होते हैं यहाँ पर। अब इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे और इनके बीच में बनने वाले आबंध के बारे में बात करेंगे। देखो आयनिक यौगिक जो होते हैं इनके बीच में एक आबंध बनता है। क्या बनता है? आबंध। जब भी कोई यौगिक बनता है ना, जब भी कोई यौगिक बनता है, ठीक है, कोई भी यौगिक हो, जैसे अभी हमने MgCl2 बनवाया, MgCl2 बनवाया, तो Mg और Cl के बीच में जो आबंध बना होगा ना, उस आबंध को हम बोलेंगे आयनिक आबंध। क्या बोला जाएगा इसे? आयनिक आबंध। आयनिक आबंध। आबंध का मतलब होता है जोड़। ठीक है, बांध देना। ठीक है, तो आयनिक आबंध बोला जाता है इस आबंध को। क्यों बोलते हैं हम इसको आयनिक आबंध? क्योंकि ये 2 आयन के बीच में बना है। तो आप इसकी जब डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? आयनिक आबंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाला जो आबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, और पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि एक यौगिक के अंदर जब दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो उनके बीच में एक जोड़ बनता है, एक आबंध बनता है, जिसको क्या कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके भौतिक गुणों के बारे में। सारा मेरे ख्याल से तो हो गया, यहाँ तक जितना भी था सब कुछ खत्म कर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं बचा। चलो आगे पढ़ते हैं। बस अब इनके भौतिक गुण रह गए, आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण रह गए।
तो आयनिक यौगिक जो होते हैं इनका जो फिजिकल नेचर जो होता है यानी कि जो भौतिक प्रवृत्ति होती है वो आपकी, जैसे अभी तक हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था, धातुओं की जो फिजिकल जो यानी कि भौतिक प्रवृत्ति थी वो कैसी थी कि उनको हम या तो पीट के पतली चादर में बांट सकते हैं या फिर उनको खींच के तंबी तार बना सकते हैं। लेकिन आयनिक यौगिकों के साथ ऐसा नहीं होता। जब हम इनके ऊपर कोई भी चीज़ मारते हैं तो ये टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे शीशा टूटता है उसी प्रकार एक आयनिक यौगिक टूटता है। जैसे अगर आप नमक की कोई चट्टान लेना, नमक के जो नमक निकलता है ना वो पत्थर की उसमें निकलता है, तो एक पत्थर लेना नमक का, उस पर मार के देखना थोड़ा, तो वो टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएगा, वो बिल्कुल पतली चादर में नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि जब आप इनके ऊपर कोई भी बल लगाओगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हमारे जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं, तो क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिकों के बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये जो आबंध होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रबल आबंध होता है। ये बहुत टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो बनने वाला आबंध होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल आबंध होता है। इसी कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी चीज़ के क्वथनांक और गलनांक हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके बीच में जो भी उसके कण है ना उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। आप बल को, जैसे मान लो आपने हाथ को मतलब कोई भी दो चीज़ें जो बहुत पास पास बैठे हैं, दो लोग बहुत पास पास बैठे हैं और एक दूसरे को बहुत टाइट से पकड़ रखा है, तो आपको उन्हें अलग करने के लिए आपको खींचना पड़ेगा ना। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ इतना हाथ पकड़ रखा है और बहुत दूर दूर है तो आप खींच के अलग कर दोगे इजीली। तो वही चीज़ है। ठीक है, जितने ज़्यादा बल दोनों के बीच में लगेगा उतना ही ज़्यादा हमारा गलनांक और क्वथनांक होगा। जितना कम बल होगा उतने ही कम क्वथनांक और गलनांक भी होंगे। चलिए ये भी हो गया। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। घुलनशीलता की बात करते हैं हम लोग। देखो ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ना ये जल के अंदर घुलते हैं। सिर्फ किसके अंदर घुलते हैं? सिर्फ और सिर्फ जल के अंदर घुलते हैं। जल के अंदर घुलने का भी एक कारण होता है क्योंकि जल जो होता है वो इसको आयन में विभाजित कर देता है। जैसे ही जल के अंदर घुलते हैं ना, जल के अंदर Mg2+ दोबारा बन जाएगा और Cl- दोबारा बन जाएगा जल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो जल के अंदर जाते ही ये दोबारा से अपना आयनिक रूप ले लेते हैं और जल के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन एल्कोहल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ऐसी चीज़ों के अंदर आयनिक यौगिक कभी भी नहीं घुलते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तीसरा देख लेते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सुचालक, विद्युत संचालन देख लेते हैं। तो विद्युत संचालन जो है आयनिक यौगिक सबसे अच्छा करते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत के संचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? लेकिन ये एक ही अवस्था में होंगे और वो अवस्था जो होगी वो द्रव अवस्था होगी। आयनिक यौगिक सिर्फ एक ही केस में विद्युत का संचालन करेंगे और वो सिर्फ आपकी द्रव अवस्था होगी। क्यों होगी द्रव अवस्था? क्योंकि द्रव अवस्था में हम क्या करेंगे, इनको जल में मिलाएंगे। जल में मिलाने पर मैंने अभी आपको बताया कि जल में जैसे ही इनको मिला दिया जाता है ना, जैसे मान लो ये जल का एक कोई भी कंटेनर हो गया, जल के अंदर जब आप Mg2+ को डालोगे तो ये MgCl को डालोगे तो ये Mg2+ और Cl- के रूप में बट जाएगा। और विद्युत को क्या चाहिए होता है? आवेश चाहिए होता है भाई। तो अभी आवेश मिल रहा है तो विद्युत के सुचालक ये होंगे ही। लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, गैस अवस्था में भी विद्युत के सुचालक नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयन में ये विद्युत का संचालन करते हैं। चलिए ये हमारी जो भी चीज़ें थी सबकी सब खत्म हो गई। यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बोला था कि हम आयनिक यौगिकों तक करेंगे, सारा आयनिक यौगिक तक आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मैंने कुछ मिस करा हो इसमें या कुछ और आपको इस टॉपिक में कुछ और डिटेल में करवाना हो तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर बता देना। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।